प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत आधुनिक काल के जिन कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया है उनमें प्रथम कवि मैथिली शरण गुप्त है, जिनकी संकलित कविताओं पर हम पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में बात कर चुके हैं। और द्वितीय कवि जयशंकर प्रसाद है। तो हम आने वाली जो कक्षाएं हैं, वीडियोज है, उनमें जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित और आपके पाठ्यक्रम में संकलित काव्यांशों, कवितांशों, कविताओं पर बात करेंगे। इससे पूर्व हम जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता और उपदेशपरकता के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य की स्वानुभूतिमय, रहस्यपरक, सूक्ष्म, लाक्षणिक व सांकेतिक अभिव्यंजना जिस काव्य धारा में होती है उसे छायावाद के नाम से जाना जाता है। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का सूत्रधार या प्रवर्तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना काव्य संग्रह से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है और इसी कारण जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व बहुआयामी था, पर जयशंकर प्रसाद मूलतः कवि थे और वे प्रेम और सौंदर्य के कवि थे। और यही कारण है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य में, जयशंकर प्रसाद के काव्य संसार में प्रेम और सौंदर्य की, सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य या मानव सौंदर्य बहुत ही सूक्ष्म व उदात्त अभिव्यंजना दिखाई देती है। प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य और मानव सौंदर्य के बड़े ही सूक्ष्म, उदात्त, सुंदर जो चित्र है जयशंकर प्रसाद ने अपने रचनाओं में उकेरे हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ग्रंथों में हम जो है मुख्य रूप से तो झरना, आंसू, लहर और कामायनी, इन चार ग्रंथों को मान सकते हैं, जो उनके द्वारा रचित ग्रंथों में से छायावाद की सीमा के भीतर आते हैं। छायावाद की विषय वस्तु और उसकी अभिव्यंजना जो प्रणाली है उस पर रचित है। कामायनी उनके द्वारा रचित महाकाव्य है, जिसे छायावाद का सबसे बड़ा महाकाव्य भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें चित्राधार है, कानून कुसुम है, प्रेम प्रतीक है, महाराणा का महत्व है। पर जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व, साहित्यिक व्यक्तित्व बहुआयामी है और उन्होंने साहित्य के सभी अंगों और विधाओं में लेखन कार्य किया है। जयशंकर प्रसाद की लेखनी वो पारस थी जिसने साहित्य की जिस भी अंग या विधा रूपी खेत की मिट्टी को स्पर्श किया, वो मिट्टी स्वर्णिम हो गई, सोना बन गई। तो जयशंकर प्रसाद ने गद्य के क्षेत्र में नाटक भी लिखे हैं और जयशंकर प्रसाद एक अच्छे नाटककार थे और उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक गौरव की एक उज्जवल झांकी जो है प्रस्तुत की है और उस समय देशवासियों को स्वतंत्रता के लिए जागृत किया है। प्रसाद
नाटककार के रूप में इतने विख्यात है कि नाटक के साहित्य का अध्ययन करते समय युग का जो विभाजन है वो प्रसाद के नाम के आधार पर किया जाता है। जिस तरह से कहानी और उपन्यास में प्रेमचंद के नाम पर युगों का विभाजन किया गया है, वैसे नाटक में प्रसाद के आधार पर नाटक के साहित्य को विभाजित किया गया है। और प्रसाद द्वारा रचित जो नाटक है उनमें हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से तो राजश्री है, विशाख है, अजातशत्रु है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, एक घूंट है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है और ध्रुवश्री है। प्रसाद ने कहानियां भी लिखी है और उनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उपन्यास के सेक्टर में भी प्रसाद ने लेखनी चलाई है और कंकाल, तितली और इरावती उनके 3 उपन्यास है। इरावती अपूर्ण उपन्यास है। निबंध के सेक्टर में प्रसाद जी का निबंध संग्रह है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। तो प्रसाद जी का जीवन बहुत अल्प रहा, लेकिन उन्होंने अल्प जीवन में ही 48 वर्ष की उम्र उन्होंने पाई और उसमें भी उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध और समुन्नत किया है। तो प्रसाद द्वारा रचित बीती विभावरी जागरी कविता पर हम अब बात करते हैं। और बीती विभावरी जागरी कविता पर बात करने से पहले हम ये जान लें कि ये जो कविता है वे उनके द्वारा रचित लहर काव्य संग्रह से उद्धृत है। लहर प्रसाद द्वारा रचित एक उत्कृष्ट गीति काव्य है और इस लहर में प्रसाद द्वारा रचित 33 स्फुट कविताओं का संकलन किया गया है, जिनमें से 29 जो कविताएं हैं वो प्रेम, सौंदर्य, रहस्य और प्रकृति से संबंधित है तथा 4 जो गीत है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित राष्ट्र प्रेम की चेतना से अनुप्राणित है। तो लहर की कविताओं का जो विषय वस्तु है बहुत विस्तृत है। उसमें आध्यात्मिकता भी है, रहस्यपरकता भी है, दार्शनिकता भी है, प्रेम भी है, प्रकृति सौंदर्य भी है और राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति भी हुई है। प्रसाद ने लहर में मुख्य रूप से प्रेम और सौंदर्य की तीव्र अनुभूतियों को व्यक्त किया है और प्रसाद की ये सौंदर्यानुभूति, परिणयानुभूति, भावानुभूति जो है वह बहुत ही प्रौढ़, प्रांजल, परिष्कृत, ध्वन्यात्मक और संगीतात्मक भाषा में हुई है और इसी कारण जो है लहर को एक गीति काव्य माना जाता है। लहर इस संग्रह में संकलित प्रथम कविता भी है और कवि के अनुसार लहर जीवन में आनंद की एक लहर है जो व्यक्ति के नीरस जीवन को सरस कर देती है और न केवल उस व्यक्ति के बल्कि संपूर्ण मानव जीवन को जो है आनंदमय बना देती है। तो लहर को इन्होंने एक आनंद की लहर माना है। बीती विभावरी जागरी कविता लहर काव्य संग्रह से ही उद्धृत है, इसमें संकलित है। बीती विभावरी जागरी कविता जो है वह प्रसाद के प्रकृति प्रेम से संबंधित है, पर इसमें प्रकृति प्रेम के साथ साथ जागरण का भी संदेश दिया गया है। प्रकृति के क्रियाकलापों के चित्रण के साथ साथ इसमें जागरण का संदेश दिया गया है और इस कारण ये उद्बोधन शैली में लिखा गया एक जागरण गीत है। इसमें प्रसाद जी जो है प्रकृति की प्रातःकालीन जागरण क्रियाओं के माध्यम से देशवासियों को निराशा
कि अंधकार में, निराशा की अर्धरात्रि में सोए हुए भारतवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागरण का संदेश दिया है। तो बीती विभावरी जागरी में जो संबोधन है प्रत्यक्ष रूप से देशवासियों के लिए नहीं है, इसमें एक सखी का दूसरी सखी का को संबोधन है, और इस कारण इसकी जो अंतिम पंक्तियां उसमें सखी के वियोग श्रृंगार की श्रृंगारिक भावनाओं की भी अभिव्यक्ति हुई है। हम देखते हैं कविता कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो ये लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलियज बंद किए, तू अब तक सोई ये आली, आंखों में भरी भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी। इसमें शब्द अगर अपन देखें शब्दार्थ तो विभावरी का अर्थ रात्रि होता है, अंबर आकाश है, पनघट से आप परिचित हैं, घट घड़े हैं, उषा सुबह है, और नागरी का अर्थ होता है चतुर, दक्ष, प्रवीण, चल। प्रसाद जी ने इसमें प्रकृति को एक नायिका के रूप में चित्रित किया, उषा को प्रातःकाल, उषा को एक नायिका के रूप में, स्त्री के रूप में चित्रित किया, और प्रकृति का मानवीकरण जो है वो छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति है विशेषता। प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का, चेतन क्रियाकलापों का आरोपण छायावादी कवियों ने किया है, और यहाँ भी प्रसाद ने प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोपण करते हुए प्रकृति सौंदर्य को बहुत ही कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया है। तो बीती विभावरी जागरी, एक सखी जो है वह अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी उठ जा, रात्रि बीत चुकी है और प्रभात हो गया है, सुबह हो रहा है, इस कारण अब सोने का समय नहीं है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नाग, और उषा रूपी जो चतुर नायिका है, गृह कार्य में दक्ष प्रवीण जो नायिका है, वे सवेरे ही आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। यहाँ पर उषा को नायिका बताया गया है, पनिहारिन बताया गया है, जो आकाश रूपी पनघट पर तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है, आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। ग्रामीण दृश्य का इसमें चित्रण है कि पहले ग्रामीण परिवेश में स्त्रियां सुबह सुबह पनघट पर पानी लेने जाती, और यहाँ पर उषा को भी एक चतुर गृह कार्य में दक्ष नायिका बताते हुए प्रसाद जी ने उसको आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबाते हुए दिखाया। तो उषा का कितना अच्छा कलात्मक इसमें चित्रण किया है, काल्पनिकता जिसमें है कि उषा के समय आकाश से रात की कालिमा दूर होने लगती है, आकाश में तारे विलीन होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं, और आकाश का रंग धीरे धीरे नीला होता जाता है, आसमानी होता जाता है। पानी का रंग भी
नीला होता है। तो पानी के रंग से साम्य दिखाते हुए आकाश को पनघट का रूप इसमें प्रसाद जी ने दिया है। और जिस तरह से पनिहारिन पनघट पर जाकर घड़े को पानी में डुबोती है, उसी तरह यहाँ उषा रूपी जो नायिका है वे अपने तारे रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबोती। और यहाँ जो है तारों के विलीन होने को कवि ने उषा रूपी पनिहारिन द्वारा घड़ों को आकाश में डुबोने से की समानता से व्यक्त किया। तो इसमें मानवीकरण किया गया है और रूपक अलंकार, उषा को नागरिका स्त्री का रूप दिया गया है, तारों को घड़ों का रूप दिया गया है और आकाश को पनघट का रूप दिया गया है। सुबह के दृश्यों के माध्यम से ये मानवीकरण किया गया है कि आकाश में तारे विलीन होते हैं, काली माँ दूर होती है और नीली माँ जो है वो आकाश में छाने लगती है। तो खग कुल कुल सा बोल रहा किस लय का अंचल डोल। और प्रातः काल के समय खग यानी पक्षी, कुल यानी झुंड समूह, कुल 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 ध्वनि है पक्षियों की जिसको अपन कलरव कहते हैं। प्रातः काल के समय, भोर के समय पक्षी मधुर स्वर में कलरव करते हैं। किस लय का अंचल डोल रहा। और प्रातः काल के समय शीतल मंद बयार बहती है जिससे पत्तों पेड़ों के नए नए जो पत्ते हैं वो हिलने लगते हैं। यहाँ पर कवि जो है उषा रूपी नायिका के द्वारा तारे रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबोने से होने वाली जो गुडूप की ध्वनि है उसको पक्षियों के मधुर कलरव के रूप में बताता है कि सुबह के समय प्रभात कालीन पक्षियों का मधुर कलरव ही उषा रूपी नायिका द्वारा तारे रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबोने से निकलने वाली मधुर ध्वनि है। किस लय का अंचल डोल रहा। और शीतल मंद सुगंधित बयार से पेड़ों के जो पत्ते हिल रहे हैं उसमें कवि कल्पना करता है कि उषा रूपी नायिका की साड़ी का अंचल मानो हिल रहा। लो ये लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गावे। प्रातःकालीन दृश्य एक एक चित्रित हो रहे हैं और प्रातः काल जब होता है तो फूल की कलियां खिलने लगती हैं। तो कवि यहाँ जो है उन कलियों के खिलने में भी एक पनिहारिन की कल्पना करता है। उषा रूपी पनिहारिन जो है नायिका जो है वो पनघट में अपने तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। उधर दूसरी जो नायिका है, क्योंकि पनघट पर नायिकाएं क्रम से आती जाती रहती हैं, तो ये लतिका भी भरलाई मधु मुकुल नवल रस का, ये लतिका रूपी नायिका है। उषा रूपी नायिका तो पानी भर रही है, पर ये लता रूपी जो नायिका है अपने कली रूपी गागरी में नवल पराग रूपी रस भर करके ले आ। नवल नया पराग रूपी जल भर करके ले आ। यहाँ पर लतिका को भी पनिहारिन का रूप दिया गया, नायिका का रूप दिया गया। मधु मुकुल, मुकुल कहते हैं अधकिले फूल को, कली को। मधु शहद, मकरंद से पूरी जो कली है रूपी गागरी है उसमें मकरंद रूपी रस भर करके ले आए। तो चित्र देखिए आप, बिंबात्मकता है इसमें, बहुत सुंदर बिंबों की योजना है कि पनघट एक नायिका पनघट में पानी में अपना घड़ा डुबो रही है और दूसरी लता रूपी जो नायिका है वो अपने कली रूपी गगरी को
पराग रूपी मकरंद रूपी जल से रस से भर करके लेकर आ गई है। तो इसमें भी रूपक अलंकार है। आगे है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलियज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी। इसमें एक जो सखी है वो अपनी दूसरी सखी को कहती है, क्या कहती है कि अधरों में राग अमंद लिए। अधर कहते हैं होठ को, अमंद कभी मंद नहीं पड़ने वाला। राग का अर्थ स्वर भी है, राग का अर्थ प्रेम भी, राग का अर्थ लालिमा भी। अलक कहते हैं केसों को, और मलयस मले की खुशबू से युक्त, चंदन की खुशबू से युक्त जो सुवासित हवा है। विहाग कहते हैं अर्धरात्रि के समय गाए जाने वाला राग। तो सखी दूसरे से कहती है कि हे सखी, सुबह हो गई है, प्रकृति जाग रही है, प्रकृति सारा संसार जो है प्रातःकालीन क्रियाकलापों में लगा हुआ है, परंतु तू अभी तक भी अपने होठों में कभी न मंद पड़ने वाला राग, कभी न मंद पड़ने वाली लालिमा लिए, और केसों में चंदन की सुवासित गंध लिए हुए अभी तक सोई हुई। तेरी आंखों में अभी तक भी अर्धरात्रि के समय गाए जाने वाले विहाग जो राग है उसकी खुमारी अभी तक तेरी आंखों में भरी हुई है। अर्थात अभी तक भी तू रात की खुमारी लिए हुए सो रही है। विहाग जो अर्धरात्रि के समय गाया जाने वाला राग है, उसी की खुमारी लेकर अर्धरात्रि के समान तू अभी तक सोई हुई है। प्रभाती गाने का समय हो गया है, प्रभात का समय हो गया, और इसमें प्रभाती राग गाने का समय हो गया। तू जो है वो विहाग की राग की खुमारी में सो रही। वह कहना चाहती है सखी कि तेरे जो होठ है उन पर वो राग है जो कभी मंद नहीं पड़ता है, और सुवासित सुगंधित चंदन की सुगंध से युक्त जो वायु है वो तेरे केसों में कैद है। वातावरण को सुवासित कर देने की क्षमता है तुझमें, फिर भी तू अलसाई हुई आंखें लिए निद्रा मगन है, और प्रभाती के राग के समय विहाग के राग की खुमारी लिए आंखों में सो रही है। ये सखी जाग जा, उठ जा, प्रभात हो गई। यहाँ पर जो है वे अपनी सखी की वियोग श्रृंगारिक भावनाओं को भी इसमें व्यक्त कर रही है कि उसकी जो सखी है वो अपने प्रियतम के मिलन की आस में अधरों पर लालिमा लगाती है। वो लालिमा अभी तक क्योंकि वो आमंद है, और केसों में वो जो है सुगंधी दरबे लगाती है, उनकी सुगंध भी जो है पूरी तरह से अभी तक सुवासित है। वे अपनी प्रियतम के आगमन के लिए अर्धरात्रि तक जागृत रहती है, और फिर प्रियतम के आगमन में वो अर्धरात्रि के समय गाए जाने वाला विहाग राग को गाते गाते जो है सो जाती है, और उसी विहाग की जो कुमारी है उसकी आंखों में अभी तक दिखाई दे रही है। तो सखी अपनी सखी को उस विहाग की
कुमारी को छोड़ करके प्रभाती गाने के लिए संदेश देती है और उसे कहती है कि भोर का समय हो गया है, और अपने जो ये वियोग का दुख है उसे प्रकृति के उल्लास और से जोड़ करके उसको हल्का कर ले। इन पंक्तियों में राष्ट्र प्रेम की भी अभिव्यक्ति हुई है। स्वतंत्रता के समय जो जागृति का स्वर चल रहा था उसकी भी अभिव्यक्ति। कवि लोग अपनी कविताओं के माध्यम से देशवासियों को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जागृत कर रहे थे, और यहाँ मानो कवि ने अप्रत्यक्ष रूप में देशवासियों के लिए किया, भारतवासियों के लिए कहा कि भारतवासियों की होठों पर कभी मंद न पड़ने वाला राग, और उनके अलकों में उनकी केस राशि में जो है वातावरण को सुवासित कर देने की क्षमता, ये व्यक्ति की भारतवासियों के सामर्थ्य का द्योतक है। और विहाग जो है वह स्वतंत्रता के काल में निराशा की नींद सोए हुए भारतीयों का, कि सब कुछ सामर्थ्य होते हुए भी भारतवासी जो है वो निराशा की, स्वतंत्रता की निद्रा में सोए हुए, जबकि ये जागरण का समय, उनमें सामर्थ्य है और वो स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं, जागरण का समय है। तो कवि इस छोटी सी कविता में प्रकृति प्रेम के माध्यम से, प्रकृति के सौंदर्य के माध्यम से जागरण का भी संदेश देता है। तो राष्ट्रीय जो चेतना है उसका स्वर भी इस कविता में हमें देखने को मिलता है। कवि का प्रकृति के प्रति जो गहरा लगाव है वो तो इसमें प्रकृति चित्रण के माध्यम से दृष्टिगत होता ही है। कवि प्रकृति का मानवीकरण करता है और बड़े ही सुंदर और काल्पनिक ढंग में प्रकृति के प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण करता है। इसके शिल्प पक्ष की अपन बात करें तो ये खड़ी बोले में रचित है। तत्सम शब्दों की इसमें प्रधानता है, पर तत्सम शब्दों की प्रधानता संस्कृत निष्ठ भाषा होने पर भी इसमें कहीं दूरता जटिलता नहीं है, सुबोधगम्य है और संगीतात्मकता है इसमें है। ये गीत है, गीत की तरह गाया जा सकता है। अलंकार की बात करें तो इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया, तो मानवीकरण अलंकार तो है। उषा का मानवीकरण किया गया है, लता का मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार है। इसके अतिरिक्त रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इसमें सांग रूपक अलंकार प्रयुक्त। सांग रूपक जहाँ वहाँ होता है जहाँ उपमेय का उपमान पर आरोपण, उपमेय पर उपमान का आरोपण जो है अंगों सहित किया जाता। इसमें परिहारीन, घड़े, पनघट तीनों ही जो है अंग उपस्थित है, इस कारण ये सांग रूपक अलंकार है और इसमें भी सांग रूपक अलंकार है। इसके अतिरिक्त कुल सा में यमक अलंकार भी है। यमक अलंकार इसलिए क्योंकि कुल का अर्थ यहाँ समूह है, यहाँ कुल का अर्थ कुल की ध्वनि है। और मधु मुकुल नवल रस गावगिरी में भी रूपक अलंकार है। इसके अतिरिक्त जो है ये माधुरी गुण संपन्न रचना है और इसमें प्रकृति के सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर और काल्पनिक मानवीकरण शैली में चित्रण किया गया है। साथ ही इसमें जागरण का भी संदेश दिया गया है। धन्यवाद।